बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो बेकार है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में लगभग 10 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। सबसे अच्छी बात है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर में। 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नॉर्मल अलग बोर्डों में देखा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, जिसमें नेशनल इनकम हो गया, ठीक है, और आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले हो गया। तो लेकिन राजस्थान बोर्ड की कहानी कुछ अलग है। राजस्थान बोर्ड में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका टेबल फिल करने से रिलेटेड होगा, या एक क्वेश्चन आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड होगा, या एक क्वेश्चन आपका इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल से रिलेटेड होगा। हालांकि नेशनल इनकम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और डिटर्मिनेशन इनकम एम्प्लॉयमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो थोड़े कम होते हैं। चलिए सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन आखिर आते कैसे हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन जल्दबाजी में, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में क्वेश्चन ये तैयार किया है, जल्दबाजी में मैंने ईयर डालना भूल गया। हालांकि क्वेश्चन पेपर से ही कॉपी किया हुआ है, लेकिन ईयर डालना भूल गया। जहां तक मुझे याद रहेगा मैं बता दूंगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका लिया गया है मैंने, ये क्वेश्चन 2025 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए ₹5 प्रति केले के भाव पर एक उपभोक्ता 15 केले खरीदता है। जब कीमत 7 प्रति केले हो जाती है तो उसकी मांग घटकर 12 केले रह जाती हैं, तो मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है, सपोज द प्राइस ऑफ ₹5 पर बनाना अ कंज्यूमर बाइज 15 बनानास। मतलब जब किसी केले की कीमत 5 रुपए होती है तो 15 केले खरीदे जाते हैं। व्हेन द प्राइस बिकम्स 7 पर बनाना, जब कीमत बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि कीमत के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। तो ऐसे में बनाना की डिमांड 15 से आके कितनी हो जाती है, 12। आपसे कहा गया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करो। ध्यान में रखना कि जब भी ये प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कोई मेथड नहीं कहा जाएगा, आप यूज करेंगे ये वाला मेथड, ED इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय P अपॉन डेल्टा P। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ ये पता करने के लिए छोटा सा टेबुलर फॉर्म लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे आप क्या चीज, प्राइस, और एक तरफ लिखेंगे आप क्या चीज, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। किस में दे रखा है ये, यूनिट में, ठीक है। तो यहां पर जब प्राइस ₹5 था तो डिमांड कितना हो रहा था, डिमांड हो रहा था 15 बनानास का, ठीक है। आप प्राइस बढ़ के कितना 7 हो गया, अब डिमांड कितना है 12 बनाना, ठीक है, हो गया। अब यहां से चेंज कितना हुआ, प्राइस बढ़ गया 2 रुपए से, ये हो गया डेल्टा P, और डिमांड घट गया किससे, 3 से, यानी कि हो गया आपका डेल्टा Q -3। अब इस डेल्टा Q का यूज वहां कर लेंगे। अब क्या क्या वैल्यू हमारे पास दे रखा है, डेल्टा Q हमारे पास दे रखा है -3, और Q जो पहले वाला है वो कितना दे रखा है, 15, ठीक है। कितना है ये, 15 मल्टीप्लाई बाय प्राइस, पहले वाला कितना था 5, और प्राइस कितना चेंज हुआ 2 से। लॉ ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव आता है, कोई ना कोई एक नेगेटिव होगा, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमेशा नेगेटिव आता है माइनस। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 से 5 कट गया, सो दिस वन इज -1 अपॉन 2। सो द आंसर इज 2 से -1 को डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, 2 5 जा 10 माइनस का, तो ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू -5। ये हमारा आंसर है। खास बात यह है कि ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3 नंबर में ही आते हैं, 6 नंबर वाले में, सॉरी 4 नंबर वाले में अब नहीं, पहले आते थे अब नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह आता है, पूर्ति की कीमत लोच। मैंने अभी कहा एक क्वेश्चन या तो मांग की लोच का आएगा या फिर पूर्ति की लोच का आएगा। यहां पर दे रखा है आपके पास सेब की कीमत दे रखा है, पहले 100 था अब 120 हो गया है। अब पूर्ति में रूल क्या होता है, कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी। तो यहां पर पूर्ति की मात्रा 10 से कितने हो गए, 12। तो यहां पर भी पूर्ति की लोच निकालना है तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ES इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय P अपॉन डेल्टा P। सबसे पहले हमें पता करना कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा P इक्वल टू 120 - 100 इक्वल टू 20। पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है, इसलिए इसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा, कोई भी माइनस नहीं होगा। वहीं पर डेल्टा Q निकालो, पहले था 10 अब हो गया 12, यानी कि 12 - 10 कितना हो गया 2। तो यहाँ पर
P हो जाएगा 100 और यहाँ पर Q हो जाएगा 10। अब इस वैल्यू को उठा के उस फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला है ES इक्वल टू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू कितना है? 2 बट्टे क्यू कितना है? 10 मल्टीप्लाई बाय P कितना है? 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा P कितना है? 20। अब कैलकुलेट करने की बारी है। 20 5 100 5 दूनी 10, तो ES इक्वल टू कितना होगा? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दैट इज 1। ये हो गया हमारा आंसर। इतना करने के आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट होता है तो जरूर बताइएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी में आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हार्ड नहीं होते दिन में रखें एग्जाम में। नेक्स्ट सारणी, मैंने कहा टेबल फिल करने से रिलेटेड आता है। टेबल फिल करने का जो क्वेश्चन होता है वो किस चैप्टर से आ सकता है? वो उपयोगिता से आ सकता है, उत्पादन से, आगम से या लागत से। ये 4 चैप्टर से टेबल फिल करने वाला क्वेश्चन होता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आगम वाले चैप्टर से, कुल संप्राप्ति मतलब आगम आय। ठीक है, यहाँ पर हमसे कहा गया टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि ये क्वेश्चन होगा 1.5 का, क्योंकि क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 2 फिल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले टोटल रेवेन्यू दिया क्या है हमारे पास? देखिए ये राइस नहीं है, सॉरी, ये थोड़ा सा ये प्राइस दे रखा है और ये आउटपुट दिया हुआ है। क्या वो दे रखा है? आउटपुट। तो अगर टोटल रेवेन्यू निकालना है तो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू होता है आउटपुट मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30। ये आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू TRN माइनस 1, ये फार्मूला होता है। मतलब जिस यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है उस यूनिट के टोटल रेवेन्यू को देखना है और उससे ठीक उससे ऊपर वाले माइनस कर देना है। पहले 0 यूनिट पर मार्जिनल रेवेन्यू कुछ नहीं होता, डैश कर देंगे। पहले यूनिट पर 10 टोटल रेवेन्यू, उसके ऊपर है 0, 10 में से 0 माइनस कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। इसी तरह से 20 में से 10 माइनस कर देंगे, 10 आ जाएगा। 30 में से 20 माइनस कर देंगे, यहाँ भी 10 आ जाएगा और ये फिल हो गया। आपके 3 नंबर पक्के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है। मैंने कहा संतुलन कीमत से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख के सॉल्व करना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नमक का मांग और पूर्ति वक्र इस प्रकार से है। ये है मांग और यह है पूर्ति। तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा की गणना कीजिए। देखिए संतुलन का मतलब क्या होता है? संतुलन दैट इज द डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ सॉल्ट इज एज फॉलोज। QD इक्वल टू 1000 माइनस P एंड QS इक्वल टू 700 प्लस 2P। देन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। राइट, तो यहां पर संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है? इक्विलिब्रियम लेवल होता है एट द पॉइंट व्हेन द डिमांड इक्वल टू सप्लाई। तो डिमांड हमारे पास कितना है? दैट इज QD इक्वल टू QS। वैल्यू ऑफ QD इज 1000 माइनस P एंड QA इज 700 प्लस 2P। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ये P इधर आ जाएगा, प्लस का है माइनस का 2P इक्वल टू इधर हो गया 700 और ये माइनस का हो जाएगा 1000। ये हो जाएगा माइनस का 300 और हो जाएगा माइनस का 3P। माइनस से माइनस कट गया तो P इक्वल टू हो जाएगा 300, 3 इधर आ जाएगा दैट इज 100। तो ये जो 100 है वो क्या हो जाएगा? संतुलन कीमत। P की वैल्यू आ गया, P की वैल्यू उठा के किसी भी एक में रख दो दैट इज QS इक्वल टू 700 प्लस 2P। तो यहाँ पर P की वैल्यू रख दो, कितना जाएगा? ये हो जाएगा 700 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई P इज 100। सो डैट 700 प्लस 200 इक्वल टू हो जाएगा 900। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस कितना हो जाएगा? 100 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी कि मात्रा कितने हो जाएगा? ये मात्रा है 900। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चंस कुछ और भी है। क्वेश्चन है निम्न सारणी से औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन की गणना कीजिए। हमें निकालना है AP और MP। AP का फार्मूला होता है TP डिवाइडेड बाई Q और MP का फार्मूला होता है TP n माइनस TP n माइनस 1। ओके, अब हमारे पास दिया क्या है?
श्रम की इकाइयाँ यानी कि क्वांटिटी, टोटल प्रोडक्ट दे रखा है और हमें निकालना है एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिन प्रोडक्ट। तो ये 0 है तो ये सब भी क्या क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 आ जाएगा, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे ये 10 आ जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट आ गया। अब निकालना है मार्जिनल प्रोडक्ट जो कि टोटल प्रोडक्ट से निकलता है। ये भी कैसे निकलता है, टीपी पहले यूनिट का टीपी में से ठीक ऊपर वाले को माइनस कर देना, 5 में से 0 गया 5। इसी तरह से हर यूनिट में माइनस करते रहेंगे। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 10। ये हमारा कंप्लीट हो गया और हमें मिल गया 3 नंबर पूरे। बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता है, ये भी बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच की कैलकुलेट करना है। अब दिया क्या है हमारे पास, द प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी वस्तु की कीमत रुपए, यहाँ पर लिखेंगे प्राइस और लिखेंगे यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। क्यों, तो हमारा प्राइस कितना है 10, तो कितना सप्लाई हो रहा था 100 यूनिट्स। जब प्राइस इंक्रीज हो गई कितना हो गया 12, तो इंक्रीज हो गया हमारा क्वांटिटी सप्लाइड 150। हमसे क्या कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा वी वाला फार्मूला यूज करेंगे, यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, रट्टा मार लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले डेल्टा पी निकालेंगे, 12 माइनस 10 इक्वल टू कितना 2 और पी हमारे लिए हो जाएगा 10। डेल्टा क्यू निकाल लो, 150 माइनस 100, दिस वन इज 50 और क्यू कितना हो गया 100। अब इस वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो डेल्टा क्यू कितना आ गया, डेल्टा क्यू है 50 और क्यू है 100, पी है 10 और डेल्टा पी कितना है 2। सॉल्व कर दो भैया, 50 टू द 10, 2 5 द 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.5, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये मोर देन इलास्टिक सप्लाई हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए थोड़ा सा अलग है। ये वाला क्वेश्चन 2014 या 15 में आया हुआ ऐसा क्वेश्चन है। दी गई सारणी में अज्ञात औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तित लागत, अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत मूल्यों की गणना कीजिए। दैट मीन्स आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। देखिए हमारे पास टीएफसी, टीवीसी, टीसी तो पूरा कंप्लीट दे रखा है, एएफसी ये मिसिंग है, एबीसी यहाँ मिसिंग है, एसी यहाँ मिसिंग है और एमसी ये मिसिंग है। ये 4 पॉइंट मिसिंग है और इसके हमें मिलने वाले कितने मार्क्स, 3 मार्क्स। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। एएफसी मिसिंग है तो एएफसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। अगर टीएफसी है तो एएफसी आसान। अब टीएफसी ढूंढिए कहाँ पर दे रखे, देखिए टीएफसी गिवन है ये, तो 40 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये 40 हो गया, ये तो डायरेक्ट आ गया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब एबीसी कैलकुलेट करना है। एबीसी का फॉर्मूला होता है टीबीसी डिवाइडेड बाय क्यू। टीबीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। कुल परिवर्तनशील लागत देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 48 दे रखा है। 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो ये 16 आ गया। दूसरा वाला भी आ गया। ठीक है, 2 वैल्यू उन्हें पता कर लिया। फिर निकालना है एसएसी, एसी, और एसी का फॉर्मूला होता है टीसी डिवाइडेड बाय क्यू। अब इस यूनिट में टीसी कितना दे रखा है देखिए 76। 76 को 2 से डिवाइड करेंगे, टी हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ये 38 आ गया, ये भी फिल हो गया। अब निकालना है एमसी, लास्ट वाले यूनिट का, और एमसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमसी इक्वल टू टीसी एन माइनस 1। इस यूनिट का टीसी देखना है कितना है 88, इससे ऊपर वाले को माइनस कर देना है 88 माइनस 76, तो 88 माइनस 76 कितना करेंगे 2, इधर जगह 1, दैट इज द आंसर इज 12। चारों फिल हो गया। बस आपको वैल्यू फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला मैंने लिख दिया, फार्मूला पता होना चाहिए। कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न समंकों की सहायता से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। 2015 के क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से रिलेटेड क्वेश्चन आता बहुत है। ठीक है, हमसे क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए, दैट मीन्स कैलकुलेट नेशनल इनकम। और हमारे पास गिवन क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, दैट इज जीएनपी गिवन है।
डेप्रिसिएशन गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, सब्सिडी गिवन है। ठीक है, तो हमसे राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमें निकालना है क्या चीज़, नेशनल इनकम यानी कि NNP-FC, और हमारे पास दे रखा है GNP-MP। करना क्या है, GNP को NNP-FC में कन्वर्ट करना है। तो G को N में कन्वर्ट करेंगे, ग्रॉस से नेशनल लाने के लिए, नेट लाने के लिए माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन को। नेशनल को नेशनल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सेम है। अब MP को FC में कन्वर्ट करना है तो माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। GNP-MP की वैल्यू कितना है 1000 करोड़, डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 200 करोड़। NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 150, सब्सिडी दे रखा है 250। ठीक है, तो ये हो गया 1000 में 20 तो 800 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास बचेगा प्लस का 100, तो ये आ गया 900 राइट करोड़ नेशनल इनकम। ये हो गया हमारा आंसर। ये यहाँ पर कोई मेथड नहीं लगा, बस कन्वर्जन ही हो गया, एग्रीगेट वाला हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। यहाँ पर भी नेशनल इनकम है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले हमारे पास दे रखा है मध्यवर्ती लागतें, इंटरमीडिएट कॉस्ट, सेल्स, चेंज इन स्टॉक, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसी को शॉर्टकट में NIT बोलते हैं। विदेशी सुसाधन आय दैट इज NFIA। तो जब सेल्स हो, इंटरमीडिएट कंजप्शन हो, इसका मतलब ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया वैल्यू एडेड मेथड। और वैल्यू एडेड मेथड को नेशनल इनकम निकालना है तो 2 स्टेप होता है। सबसे पहले स्टेप में निकालते हैं हम क्या चीज़, GDP। क्या निकालते हैं, GDP-MP। फार्मूला होता है इसका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो भी दे रखा है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ सेल्स हमारे पास गिवन है, कितना दे रखा है 4500। चेंज इन स्टॉक गिवन है कितना 600, और इंटरमीडिएट कंजप्शन हमारे पास गिवन है कितना 1500। कैलकुलेट करेंगे तो 45 और 6 कितना हो गया 5100 माइनस 1500, तो यहाँ हो जाएगा 0 0, 11 में से 5 गया 6, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 3600। ये हमारा आंसर नहीं है, पहला स्टेप है, क्योंकि हमसे निकालने के लिखा गया नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी कि NNP-FC इक्वल टू हमने निकाल लिया है GDP-MP। कन्वर्ट करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, माइनस कर देंगे NIT को, और प्लस कर देंगे NFIA को। वैल्यू हमने GDP का निकाल लिया 3600, डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर देंगे, कितना दे रखा है 700। NIT की वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 240, और NFA की वैल्यू दे रखा है माइनस का 200, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब आगे कैलकुलेट कीजिए। 3600 माइनस 7 2 9 9 2 11, ये हो गया 1140। सॉल्व कर दो, अब कितना आ गया 0 6, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2, ये हो गया 2460 करोड़ रुपीस का साइन लगा दीजिए, और ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है छोटे, कभी भी राजस्थान बोर्ड में बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से। यदि आय 20 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ हो जाए, जिससे उपभोग 15 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ का परिवर्तन होता है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की गणना करो। इफ द इनकम इंक्रीज फ्रॉम 20 करोड़ टू 40 करोड़ रिजल्टिंग इन कंजप्शन इंक्रीज फ्रॉम 15 करोड़ टू 32 करोड़, देन कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। हमें निकालना है MPC एंड द फार्मूला ऑफ MPC इज डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा C का मतलब चेंज इन कंजप्शन, उपभोग में कितना परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो डेल्टा C कितना, उपभोग में कितना परिवर्तन हो रहा है, 15 करोड़ से हो गया 32 करोड़, यानी कि 32 माइनस 15, तो कितना हो गया ये 17 करोड़। और आय में कितना परिवर्तन हुआ, इनकम में 20 से 40, यानी कि 40 माइनस 20, ये हो गया 20 करोड़। अब इस वैल्यू को उठा के फार्मूला रखेंगे, ये हो गया 17 डिवाइडेड बाई 20, तो 20 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 8 16, बचेगा 1 2 5, यानी कि 0.85, ये हो गया हमारा MPC।
आ गया आंसर। अब ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से भी आता है, ऐसे यदि किसी अर्थव्यवस्था में 10 करोड़ का प्रारंभिक निवेश से आय में 60 करोड़ की वृद्धि होती है तो गुणा की गणना कीजिए। दैट इज इफ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 करोड़ इन द इकोनॉमी लीड्स टू अ फाइनल इंक्रीज इन इनकम इज 60 करोड़, कैलकुलेट द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट गिवन है। हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, अगर MPC गिवन है तो। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास इनकम एंड इन्वेस्टमेंट दोनों गिवन है, तो हमारे पास कितना इनकम इंक्रीज हुआ 60 करोड़ और इन्वेस्टमेंट कितना था 10, सो k इज 6, ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही करना था इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, जो डिटरमिनेशन इनकम एम्प्लॉयमेंट वाले से ही है। एक अर्थव्यवस्था के बारे में दी गई निम्नलिखित सूचना उसकी राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर पर और राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर पर बचत का परिकलन कीजिए। हमारे पास उपभोग फलन दे रखा है C इक्वल टू 200 प्लस 0.9y और हमारे पास विनियोग दे रखा है यानी कि I गिवन है। इसका मतलब होता है हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल पर नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम को इन शॉर्ट हमें y निकालना है और हमें सेविंग निकालना है कि S निकालना, दो चीज़ कैलकुलेट करना है। हमारे पास C गिवन है और हमारे पास I गिवन है। अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में एट इक्विलिब्रियम लेवल हमेशा क्या होता है, y इक्वल टू C प्लस आई होता है, ध्यान में रखना ये फार्मूला होता है, इनकम इक्वल टू C प्लस आई। तो हमारे पास इनकम इक्वल टू C की वैल्यू दे रखा है 200 प्लस 0.9y और I की वैल्यू दे रखा है 3000, ये I की वैल्यू है। और इस फार्मूले को इसको सॉल्व कीजिए, 9 उठ के इधर आ जाएगा, y माइनस 0.9y इक्वल टू 200 और 3000 यानी कि 3200 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो y में से 0.9 माइनस ये हो गया 0.1y इक्वल टू 3200, y की वैल्यू निकालेंगे 3200 डिवाइडेड बाय 0.1, y इक्वल टू पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया यानी कि ये हो गया 32000। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, पहला पॉइंट आ गया, इक्विलिब्रियम लेवल पर नेशनल इनकम आ गया। अब ध्यान रखिएगा, अब हमें दूसरा पॉइंट पूछा गया सेविंग। क्या पूछा गया है, सेविंग। इक्विलिब्रियम लेवल पे, एट इक्विलिब्रियम लेवल हमेशा क्या होता है, सेविंग इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है I इक्वल टू 3000, सो हमारा सेविंग भी कितना हो जाएगा 3000। ये तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास आ गया, राइट। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसके अलावा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। कोई डाउट है देन आस्क। ठीक है, आपके बीच में केवल एक ही दिन बचा है, अच्छे से पढ़िए, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, कल भी कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपका एग्जाम और अच्छा जाए। थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बट भूलेगा नहीं, एग्जाम की बात भी बने रहिएगा। जिनका भी पेपर कंप्लीट हो जाता है मुझे क्वेश्चन पेपर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जरूर सेंड कर दीजिएगा।